नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है नागरिकता। प्रथम अध्याय में हमने संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का नामोल्लेख पढ़ा। अगला जो हमारा अध्याय 2 है, भाग 2, वह है नागरिकता। भाग 2 पढ़ने का आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। कोई भी प्रश्न आए तो उसके लिए ऑप्शन की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, आपका जवाब रॉकेट की तरह जाना चाहिए। ऐसा कुछ याद करने का तरीका होना चाहिए। आइए उन्हीं तरीकों का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान में वर्णित भाग 2 में नागरिकता के प्रावधानों की चर्चा करते हैं और सीखते हैं कि नागरिकता में जो 5 से 11 अनुच्छेद तक दिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है, क्या कहता है। पहली चीज कि भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, मात्र इतना बताया गया है कि नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नागरिकता आप कैसे समाप्त कर सकते हैं या कैसे समाप्त हो सकती है के तरीकों को बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या प्रावधान भारतीय नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान में वर्णित हैं। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। दोनों प्रश्न आए हुए हैं और यह जो प्रावधान लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त है। और किस प्रकार की नागरिकता हमारे यहाँ है, तो ब्रिटेन से जो ली गई है वह एकल नागरिकता है, एक प्रकार की नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे हमने कल पढ़ा था, संघ का निर्माण राज्यों ने किया, कहाँ पर, अमेरिका में, तो वहां पर एक संघ की नागरिकता होती है और एक राज्य की नागरिकता होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक संघ ने विभिन्न राज्यों को बनाया है, इसलिए प्राथमिकता संघ को दी जाती है। इसलिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से उद्धृत है। समझ में आया। नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, सब प्रश्न आए हुए हैं। भाग 2 में वर्णित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, एकल प्रकार की नागरिकता है। नागरिकता जो होती है, जैसे आपने सुना होगा, एनआरआई होते हैं, भारतीय मूल के नागरिक होते हैं, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। तो ये सारी चीजें जो है, भारतीय विदेशी नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक, अप्रवासी भारतीय, इनकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे थोड़े से शब्दों में। जो नागरिकता होती है वह 2 प्रकार की होती है, एक होती है तात्विक नागरिकता, तात्विक, और दूसरी होती है औपचारिक। यह 2 प्रकार की नागरिकता होती है। जो तात्विक नागरिकता होती है यही मूल नागरिकता होती है और इसमें जो अधिकार मिलते हैं वह राजनैतिक अधिकार मिलते हैं, सामाजिक अधिकार मिलते हैं और नागरिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। और इसमें जो अधिकार मिलता है वह केवल नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं इन लोगों में। इनमें जो होता है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, और एक इसमें एक चीज और होता है, आप लोग सुने होंगे, अप्रवासी भारतीय, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट एनआरआई ऑफ इंडियन। तो यह जो होते हैं, यह तीनों में क्या अंतर है, क्या चीजें हैं। पहले इसको जानने से पहले आप एक लोग यह जान लीजिए कि एक पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट आप जानते होंगे, और एक वीजा होता है। पासपोर्ट जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन होता है, एक आईडी कार्ड होता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, आपका पहचान क्या है, उनसे संबंधित दस्तावेज इसमें होते हैं। यह एक प्रकार की आईडी दस्तावेज होता है। और जो वीजा होता है वह एक तरीके का अनुमति पत्र होता है। क्या होता है, अनुमति पत्र होता है। जैसे जिस देश में आप जा रहे हैं वहां के देश की अथॉरिटी के थ्रू आपको वह अनुमति दे रहा है, तो आपको वह वीजा प्रदान करेगा कि आप यह वीजा लीजिए और आपका हमारे यहाँ स्वागत है। तो आपको किसी देश में जाना है तो वहां का वीजा प्राप्त करना होगा। साथ साथ आपकी यह जो पासपोर्ट है यह केवल आपके आइडेंटिफिकेशन के दस्तावेज को बतलाती है। तो जो वीजा होता है वह अनुमति पत्र होता है और आईडी। तो जो एनआरआई होते हैं, अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय जो होते हैं वह उनको पूरी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो एक नागरिक को प्राप्त होती हैं। सामान्यतः जैसे वोट देने का अधिकार तो इनको भी प्राप्त होता है।
हमारे ही आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं विदेश में काम कर रहा हो, कोई विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो या उद्योग धंधे से संबंधित वह विदेश में अपने व्यापार को संचालित कर रहा हो, वह ऐसे व्यक्ति होते हैं। मतलब यह कि 6 माह से ज्यादा अगर आपको विदेश में रुकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप क्या कहलाएंगे, एनआरआई कहलाएंगे, 6 माह से ज्यादा। तो यह जो होते हैं वह जाते हैं वहां पर पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, पूंजी इकट्ठा करते हैं और भारतीय राज्य क्षेत्र में भेजते हैं। और जो किसी देश की जो साख तय होती है वह विदेशी मुद्रा से ही तय होती है। तो यह एक प्रकार की अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा रोल दिखाते हैं और वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 50 लाख के आसपास पार कर गई है। इतने लोग हैं जो वहां से पैसा कमा करके यहाँ पर भेजते हैं कुल मिला के। उसके बाद एक आता है पीओआई, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक। जो भारतीय मूल के नागरिक होते हैं, यह पहले व्यवस्था थी, अब व्यवस्था यह है, यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। प्रश्न आया हुआ है, यह व्यवस्था इसमें मर्ज की गई है। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन वाली व्यवस्था जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन में मर्ज कर दी गई है। यह क्या था, जैसे आप किसी देश की, भारत के निवासी हैं, सामान्य से समझिए भारत के निवासी हैं, आप कहीं पर जाना चाहते हैं, आप चले गए, सैकड़ों साल बीत गया, 50 साल बीत गया, काफी दिनों से आप वहां रह रहे हैं, तो आपके बच्चे, आपके नाती पोते जो भी आपसे रिलेटेड हैं, अगर वह भारत आना चाहें, मतलब आपके दादा दादी, माता पितामह, पितामही, मातामही में से कोई भारत का नागरिक रहा हो और वह भारत आना चाहता हो घूमने टहलने के लिए या किसी काम के लिए, तो उनको यह एक पत्र मिलता था, एक कार्ड मिलता था पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन के, कि यह भारतीय मूल के रह चुके हैं। तो जैसे आप वहां से आएंगे तो यहाँ पर रहेंगे। इसमें क्या था कि आपको प्रति 6 माह तक आप रहेंगे और आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में यह जाहिर करना होगा कि आप 6 माह हो गया है, आप यहीं पर रहें, और अधिकतम 15 साल तक रह सकते थे। और आपको वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट का अधिकार आपको, राजनीतिक अधिकार आपको नहीं था। उसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया। और इसमें एक चीज था कि इसमें जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत हो, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, आदि के देशों में रहने वाले व्यक्तियों को यह नहीं प्राप्त होता था, क्योंकि इससे घुसपैठ की समस्या बढ़ जाती। उसके बाद आता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय विदेशी मूल के नागरिक। यह जो है अब वर्तमान में यही व्यवस्था है। तो जो इसमें भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित लोगों को वीजा नहीं मिलता था या यह कार्ड नहीं मिलता था, अब इसमें जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, मात्र इन 2 देशों के नागरिकों को यह सुविधा नहीं उपलब्ध है, बाकी सबको यह सुविधा उपलब्ध है। कारण यह है कि उस व्यक्ति जिसे मातामह, पितामह, मातामही, पितामही में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, को यह सुविधा मिलती है। तो आप देखेंगे तो यह इसी के दोनों अंश हैं, कोई ना कोई रिश्ता निकल जाएगा और यहाँ पर घुसपैठियों की समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान को और बांग्लादेश को यह सुविधा ओसीआई की नहीं प्राप्त होती है। अब इसमें यह 6 महीने का रिस्ट्रिक्शन, अधिकतम 15 साल का रिस्ट्रिक्शन जो था, इन 2 चीजों को हटा दिया गया और बाकी चीजें यथावत रही। और जो देश पड़ोसी थे उनको हटा करके मात्र 2 देशों के लिए यह लागू कर दिया गया। क्लियर हुआ कि यह 2 देश के व्यक्ति के छोड़ करके कोई भी इस सुविधा का लाभ ले सकता है। अगला जो हमारा आता है पॉइंट, उसमें यह आता है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, कि आप किस भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से भारत के हों, प्रथम जन्म से हो, दूसरा वंश से हो, तीसरा पंजीकरण के थ्रू आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, चौथा देशीयकरण के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता, और पांचवा भूभाग अर्जन के तहत।
कि भारतीय राज्य क्षेत्र किसी ऐसे भूभाग को जीतता है तो वहां के नागरिकों का क्या होगा। तो जो भारतीय राज्य क्षेत्र किसी भूभाग को जीतता है तो उसके यहाँ जो जीता हुआ क्षेत्र है उसमें रह रहे नागरिकों को या व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी, स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अब सवाल यह है कि नागरिकता समाप्ति के तरीके, समाप्ति की नागरिकता समाप्त कैसे होगी। पहला, भ्रष्टाचार अगर आप करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, देशद्रोह, देशद्रोह के तहत आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, स्वयं परित्याग कर दें तब भी समाप्त हो जाएगी। और चौथा, किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लें, किसी अन्य की नागरिकता, किसी अन्य देश की नागरिकता आप क्या करें, ग्रहण कर लें। तो भारत में दोहरी नागरिकता का तो प्रावधान है नहीं, एकल नागरिकता है। किसी और देश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब जो हमारा मूल टॉपिक है, जो मूल बिंदु है, वह है अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 में भारतीय संविधान में क्या वर्णित है के मुद्दों पर चर्चा हो जाए। अनुच्छेद 5 जो कहता है, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है। क्या करता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस तारीख से, उसके तारीख से 5 वर्ष पूर्व के पहले तक आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो आप भारत के नागरिक समझे जाएंगे। अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यदि संविधान लागू होने की तारीख से पिछले 5 वर्ष के पहले तक अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो तो आप भारत के नागरिक समझे जाएंगे। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 के बाद अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता, जैसे देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, देश का बंटवारा हुआ, 2 भागों में बट गया। तो जब 2 भागों में बटा तो उसमें पाकिस्तान था, तो आवागमन लगा था काफी दिनों तक। तो क्या है कि जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं नागरिक, यहाँ से जा रहे हैं नागरिक, तो इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि कब तक आए और कब तक जाएं, और जो अब तक आ रहे हैं और कब तक गए थे से एक निश्चित तारीख होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत वह तारीख यह बताएगी कि के पहले नागरिक समझे जाएंगे और के बाद नागरिक नहीं समझे जाएंगे यदि प्रव्रजन या अप्रव्रजन करते हैं। तो भारत व पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। इसमें यह कहा गया कि 1935 भारत शासन अधिनियम हमने आपको पढ़ाया है, 1935 भारत शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग परिभाषित जो नागरिकता है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करता है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। और दूसरा 19 जुलाई 1948, यह डेट देख रहे हैं, अगर 19 जुलाई 1948 के पहले वह पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गया हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। समझ में आया। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। 1945 अधिनियम के तहत परिभाषित एक्ट के तहत वह जन्मा हो। दूसरी बात, तीसरी चीज, 19 जुलाई 1948 के पहले वह पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गया हो। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अनुच्छेद 7 सेम इसी का विपरीत, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता, भारत से
पाकिस्तान अगर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो एक निश्चित तारीख होनी चाहिए इसकी कि वह कब भारत से पाकिस्तान जाएगा, तब वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसकी जो तारीख तय की गई वह 1 मार्च 1947 तय की गई के बाद यदि कोई भारत छोड़ करके पाकिस्तान चला जा रहा है तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अगला आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 इसके तहत यह किया गया, जैसे किसी के माता पिता में से कोई विदेश में रह रहा हो या दोनों लोग विदेश में रह रहे हों, उनको किसी संतानोत्पत्ति होती है, कोई संतान उनको प्राप्त होता है, तो उस संतान को नागरिकता अगर भारत की दिलानी है तो वह संबंधित दूतावास में जा करके दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने बच्चे को वह भारत की नागरिकता प्राप्त करवाएं। अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 यह कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं या स्वतः नागरिकता पर त्याग करना चाहते हैं तो कर दीजिए। मतलब यह कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से परित्याग की बात करता है। परित्याग की बात करता है। स्वेच्छा से परित्याग का मतलब क्या होगा? चाहे आप सीधा भारतीय नागरिकता को छोड़ दें या किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले, बात दोनों एक ही हुई। तो स्वेच्छा से परित्याग। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि उपर्युक्त वर्णित बातों में से किसी एक शर्त को यदि व्यक्ति पूरा करता है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। जो यह शर्तें लिखी गई हैं, इसके तहत अनुच्छेद 10 में कहता है कि कोई भी एक शर्त वह पूरी करे इन शर्तों में से अनुच्छेद 5 से 9 के बीच में, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। और अनुच्छेद 11 जो कहता है वह है कि संसद समय समय पर कानून बनाएगी और यह नागरिक से संबंधित कानून होंगे और संसद को यह अधिकार होगा कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाए और जो कानून बने हैं उसमें संशोधन भी करे। जैसे CAA एक्ट आया था, नागरिकता संशोधन कानून। तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद जो है समय समय पर कानून बनाएगी। संसद समय समय पर नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी। नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी। ठीक, यह क्लियर हुआ? आपके पढ़ाई का एक नजरिया होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। आप कोई चीज पढ़ लें तो ऑप्शन का इंतजार ना करें। आपका जो आंसर होना चाहिए वह रॉकेट की तरह होना चाहिए। तो इस तरह से आप पढ़ें कि चीजों को व्यवहारिक में लेकर के पढ़ें और अपने आप को इस पढ़ाई को एक बोझ ना बनाएं, वरना यह तैयार नहीं होगा। एकदम सरल और शांत स्वभाव से पढ़ने की कला अगर आपके अंदर आ गई तो आप एक बेहतरीन कंपटीटर बनेंगे, अन्यथा रट करके पढ़ने से याद नहीं होगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।